नाज़रीन, वेलकम टू द शो ताहिर द 12 मैन। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। और जिस तरह से आपको पता है, आजकल बड़ी क्रिकेट की सीरीज ऑन हुई है। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड हाल ही में पहुंची है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज पहुंची है उसके बारे में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने बारे में पूरा बताया है। साथ साथ यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बनाया है इंग्लैंड की सीरीज के लिए। एक खुशाइन बात है। साथ मुश्ताक अहमद को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया और एज अ मेंटोर भी वहाँ वो ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये एक डिफरेंट डेवलपमेंट नजर आएगी। इस तरह के साथ साथ एहसान मानी को आईसीसी के मेंबर्स ने उनकी ख्वाहिश जाहिर हुई है कि वो चेयरमैन उनको दोबारा बनाया जाए। तो और ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं और जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मैं हमेशा उनकी चीज़ों से सीखता हूँ, उनके आर्टिकल से सीखता हूँ। जहाँ भी वो होस्टिंग करते हैं वहाँ मैं उनको फॉलो करता हूँ। इवन जो कमेंट्री भी जब उन्होंने की है तब भी मैं उनको फॉलो करता हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था टीवी पे, तो ये थे जिन्होंने मेरा सबसे पहले टीवी पे इंटरव्यू किया था। और 17 साल मतलब माशाल्लाह से 18वां साल इस वक्त उनको है इस जर्नलिज्म के अंदर। साथ होस्टिंग कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर्स में इनके कॉलम्स पढ़ते होंगे, बहुत लाइक करते हैं। साथ यूट्यूब चैनल भी वो रन कर रहे हैं माइकल होल्डिंग के साथ और बहुत ज़बरदस्त। मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। साथ अब मैं वेलकम करता हूँ आसिफ खान साहब को। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और बहुत शुक्रिया भाई? आपके इतने बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत? आप ठीक हैं? घर में सब खैरियत? छोटे आयल खान साहब की सुनाइए। आपसे बड़े स्टार हैं भाई, जी आपसे हाँ बड़े स्टार हैं वो। मैं फैन हूँ उनका। नहीं बिल्कुल भाई। आप हमेशा सबसे पहले आयल की बारे में पूछते हैं, आयल की वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो यही आपका बड़कपन है आसिफ भाई। इसी तरह से मैं आपको देख के जितने भी आपके शोज होते हैं, आपके आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, आपके जितने भी ट्वीट्स होते हैं फेसबुक पे या आपके पेज पे जो भी आर्टिकल्स आते हैं, मैं उसको खूब फॉलो करता हूँ। इवन पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, क्रिकेट के व्यूवर्स हैं, क्रिकेट के लवर्स हैं, वो सब आपको फॉलो करते हैं और आपको बहुत चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी प्लीज आसिफ खान साहब को हम अपने शो में जरूर बुलाएं। ठीक है भाई, सही है, ठीक हो गया। और एज अ मेंटोर वो ट्रेवल करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वहाँ वकार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच वहाँ मौजूद हैं। साथ साथ मिसबाह उल हक हेड कोच और साथ चीफ सेलेक्टर मौजूद है। और फिर यूनुस खान का इंडक्ट होना, तो क्या समझते हैं आप? देखें, एक बहुत बड़ा नाम है यूनुस खान। बहुत ज़्यादा उनका तजुर्बा है। इंग्लैंड में खेलने का 9 मैचेस इंग्लैंड में वो खेल चुके हैं और 810 रन उन्होंने बना रखे हैं 50 की औसत से। उससे बेहतर होगा कि वो किस तरह से प्लेयर्स को गाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें तो इंग्लैंड में तजुर्बा सबसे ज़्यादा अजहर अली का है। उसके उनके बाद आपको नज़र आते हैं असद शफीक का काफ़ी एक्सपीरियंस है। सरफराज अहमद का अगर वो टीम का हिस्सा होते हैं तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अगर रिलेटिवली आप देखें तो आपकी टीम इंग्लिश कंडीशंस में ज़रा इनएक्सपीरियंस्ड है। तो इस वक्त यूनुस खान का होना, मिसबाह उल हक का होना ड्रेसिंग रूम में उनको वही फील देगा जो 2016 के टूर पे मिली थी, क्योंकि 2016 के टूर में बड़ा अच्छा किया था यूनुस ने। आपको याद है 300 प्लस रन उन्होंने किए थे। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम के की जैसी परफॉर्मेंस रही उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में। तो यूनुस खान को एज अ पर्सनैलिटी मैं समझता हूँ कि मेंटोर का रोल यहाँ पर यूनुस खान का होगा। आपने कहा कि मुश्ताक अहमद होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेंटोरशिप जो करेंगे वो यूनुस खान करेंगे। लेकिन अब इसमें ताहिर, आप यूनुस खान को बहुत करीब से जानते हैं, आपने उनके साथ बहुत क्रिकेट खेली है। आपने फर्स्ट क्लास के अलावा भी आप उनके साथ ही पले बड़े हैं। तो मैं ये समझ कि यूनुस खान को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि यूनुस खान एज एन इंडिविजुअल अगर आप उसको देखें तो वो अपने आप को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। उनका एक तरीका कार है चलने का। वो ज़्यादा पसंद नहीं करते कि शायद इंटरफेरेंस हो उनके काम में। तो अब देखना ये कि बैटिंग कोच, बतौर बैटिंग कोच यूनुस खान को तो कितना खुला हाथ मिलता है, क्योंकि मिसबा हैं तो हेड कोच उनके ऊपर। और जैसा मिसबा और यूनुस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ मिसबा की जानिब से उनको दिया जाएगा फ्री हैंड कि जिस तरह वो बैट्समैन के साथ काम करना चाहें वो करेंगे। तो यूनुस खान को एक तो यूनुस खान ने प्लेयर्स को मैनेज करना है, लेकिन पूरी इंतजामिया ने यूनुस खान को मैनेज करना है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। यूनुस खान क्योंकि जिस जिस तरह के वो हैं आप उनको जानते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि एक इतने बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी को मौका दिया। लेकिन यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि
क्या वजह थी कि यूनुस खान इससे पहले काम करने पर राजी नहीं थे और अब अचानक वो काम करने पर राजी हो गए? ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अंडर 19 के हेड कोच की उनको ऑफर हुई, बात नहीं बनी, उन्होंने टीवी पर उसकी वजूहात भी बताई कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरीके से खुश नहीं थे। उसके अलावा एक कोचिंग कोर्स हुआ, उसके लिए यूनुस खान लाहौर में गए और उसके फौरन बाद एक नाखुशगवार वाकया हुआ और एक वीडियो उन्होंने बना के डाली। उसके बाद सुन रहे थे कि एनसीए जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पर भी गालिबन यूनुस खान आ सकते थे, लेकिन एक बैटिंग कोच के तौर पे आना, एक उस स्ट्रेचर से हेड कोच ऑफ द अंडर 19 और अब बैटिंग कोच, ये एक डिप है, मैं ये समझता हूँ। क्या ऐसा हुआ दरमियान में कि यूनुस खान पहले राजी नहीं थे, अब राजी हो गए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वजह हो सकती? देखिए आसिफ भाई, एक तो वजूहत देखिए, पहले सबसे पहले जो नदीम खान को हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कैंप रखा गया, क्योंकि आपको पता है वो मैनेज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। साथ यूनुस खान के साथ उनके टर्म्स यूबीएल डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे। वनडे टूर्नामेंट भी उन्होंने जीता। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो यूनुस खान के डिस्कशन नदीम खान से भी हुआ होगा इस मौके पे, और प्लस वसीम खान साहब का, जो हमारे सीईओ हैं, उनका भी डिस्कस हुआ होगा नदीम खान से कि जी अगर यूनुस खान को लाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि शायद नदीम खान का ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूनुस खान को इस पोस्ट पे लाने के लिए, क्योंकि जो इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, इनकी जो आपस में जो माइंड कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी जबरदस्त है, प्लेयर कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त है। तो इसी वजह से कि उस स्टेज पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम के पास बैटिंग कोच नहीं था, तो वहां पर जो बैटिंग कंसल्टेंट का जो पोस्ट थी, तो मैं समझता हूँ इस वक्त की जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जो हमारे पास 2 या 3 जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अलावा और ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनके पास इंग्लैंड के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस है, तो वहां पर यूनुस खान को डाल के यंगस्टर्स को ग्रूम करने का ये एक अच्छा आइडिया। मैं ये समझता हूँ कि नदीम खान का ज्यादा इन्फ्लुएंस है आसिफ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो जब यूनुस खान वाला वाकया हुआ था अंडर 19 का, उसके बाद जो खबरें आई थी उसमें यह है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हाई ऑफिशियल हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो खुश नहीं थे यूनुस खान के रिएक्शन से जो बाद में मीडिया में आया। लेकिन अच्छी बात है, जैसे आपने इशारा दिया नदीम खान, मेरा भी यही ख्याल है कि नदीम खान साहब का काफ़ी किरदार होगा, क्योंकि नदीम भी कराची में क्रिकेट उनके साथ खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट उनके साथ खेले, और उसके अलावा वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निगरान भी हैं। डायरेक्ट उनका रोल नहीं है कि वो कोचिंग इसकी अपॉइंटमेंट में जाएं, लेकिन इन्फ्लुएंस करने का होगा। अब ये देखना है कि यूनुस खान का ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बनाया है, इसका नतीजा कैसा निकलता है, क्योंकि यंगस्टर आपके पास हैं बैटिंग लाइन में। अगर आप, अभी तो टीम अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपके सामने कमोवेश जो नाम हैं वो तो हैं। अजहर अली हैं, बाबर आजम होंगे, आबिद अली हो गए, शान मसूद, आबिद अली, हारिस और अगर सुहेल, आप असद असद शफीक, शफीक, आरिस सुहेल, मोहम्मद सरफराज रिजवान, अहमद को भी मैं, सरफराज, बिल्कुल सरफराज अहमद सरफराज को को भी भी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी गालिबन टीम का हिस्सा होंगे। तो ये वो लोग हैं जो यूनुस के साथ इनका रह चुका है, हालांकि यूनुस के साथ इन्होंने देखा है यूनुस के तौर तरीकों को, तो ये इनके लिए फायदा होगा। वही आसिफ भाई, देखिए एक चीज है, क्योंकि यूनुस खान जब भी उन्होंने क्रिकेट खेली, जितनी भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट ही खेली है। जहां उनको लगता है कि यार अटैक करना है, वहां उन्होंने हमें देखते हुए नजर आया, हमें देखा है उनको अटैक भी किया है। मिसबा के साथ की जो उनकी टेस्ट क्रिकेट की जो पार्टनरशिप्स रही है, नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स बहुत जबरदस्त रही है। इवन जो लास्ट टेस्ट मैच की भी पार्टनरशिप थी वो भी जबरदस्त थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऑब्वियसली मिसबा को यूनुस खान के आने से मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा, क्योंकि मिसबा बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे, उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि एज अ बैटिंग कोच तो वो नहीं थे, लेकिन लोग एज अ बैटिंग कोच भी इसको देख रहे थे कि जी मिसबा एज अ बैटिंग कोच भी है हमारी टीम में, क्योंकि उस वक्त वकार यूनुस तो बैटिंग की टीम्स नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए मिसबा, मैं ख्याल में समझता हूँ कि मिसबा का भी बड़ा इसमें रोल होगा कि यार यूनुस खान को लाने में और यूनुस खान को कन्विंस करने में इस बैटिंग पोस्ट के लिए। देखिए ताहिर, मैं एक बात यहाँ पे करूँ, आप, हम जब से हमने गुफ्तगू शुरू की है, हम ज्यादातर बात कर रहे हैं यूनुस खान के जो खेल का तौर तरीका था। यही एक चीज होती है कि जब आप कोई बड़ा प्लेयर लेके आते हैं किसी टॉप पोजीशन पे, तो हम उसके करियर को ज्यादा डिस्कस करते हैं। हमें इसी चीज से हटना चाहिए। यूनुस खान ने खेल लिए 117 118 टेस्ट मैचेस, 10,022 रन उन्होंने कर लिए, टॉप पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, चैप्टर क्लोज्ड। अब यूनुस खान के करियर की दो चीजें हैं, एक तो उनकी बैटिंग, उनकी परफॉर्मेंस, दूसरा उनका वर्क एथिक्स, कि वो किस तरह से अपने आप को तैयार करते थे, किस तरह से मुश्किल सिचुएशन के अंदर जाके वो पिच पर खड़े होते थे और परफॉर्मेंस देते थे। उन्हें ये करना है। अब ये जो दूसरी वाला पहलू है ना,
वो उन्होंने बताना है अजहर को, असद को, शान मसूद को, हारिस सोहेल को, या जो भी टीम में आबिद अली को, लड़का बाबर होता है, आजम को। ये एक आबिद को, हाँ, ये है वो मुश्किल ओवर का, ये है वो मुश्किल टाइम, क्योंकि उन्होंने खेल लिया। मैं आपने मेरी वीडियो लूज हुई थी, असल में कॉल आ गई थी बीच में, तो वो मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। नहीं आसिफ भाई, कोई मसला है, आपका बिल्कुल रिव्यू व्यू बहुत जबरदस्त था, आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यूनुस खान को दो हिस्सों में आप तकसीम कर दें। एक तो बैट्समैन और एक रिकॉर्ड साज बैट्समैन, ये चैप्टर कर दें क्लोज। दूसरा, जिस माइंडसेट के साथ वो खेलते थे, जिस सिचुएशन के साथ वो सिचुएशन को पूरी तरह से भाप के उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते थे, अब उनको वो चीज ट्रांसफर करनी है नीचे अपने प्लेयर्स में, ना सिर्फ मैदान के अंदर बल्कि ड्रेसिंग रूम के अंदर। उन्होंने वो चीज ट्रांसफर करनी है, वो कॉन्फिडेंस मुंतकिल करना है पाकिस्तान के बैट्समैनों में कि वो भी जाकर उसी तरह से परफॉर्मेंस दें। हमने पिछले इंग्लिश टूर पे भी हमने देखा था कि यूनुस कहीं थोड़ा बहुत परेशान हो रहे थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना तौर तरीका बदला, उनको कहीं से एडवाइस भी आई, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। तो ये जो मेंटल गेम है ना क्रिकेट में, ये चीज पाकिस्तान के बैट्समैनों को सिखाना ही यूनुस खान की जिम्मेदारी होगी, और इसको वो बेहतर अंदाज में, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बता पाएंगे। अब खिलाड़ी यूनुस खान का चैप्टर खत्म, अब एक मेंटोर, अब एक कोच, अब एक फादरली फिगर का किरदार अब शुरू हुआ है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन ये कि उम्मीद है कि यूनुस खान इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, हम सबको उम्मीद है कि यूनुस खान अब अपना नया कैरियर एज अ कोचिंग स्टाफ के अंदर अपनी कोचिंग एबिलिटी, जो उनका एक्सपीरियंस था, वो कोचिंग के जरिए लड़कों में ट्रांसफर करें। और आई होप कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं और जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं और जो यूनुस खान को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर वो यूनुस खान से इन एक्सपीरियंस से जरूर फायदा उठाएंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुश्ताक अहमद को स्पिनिंग कोच बनाया है। तो आसिफ भाई, स्पिनिंग कोच मुश्ताक अहमद को ही क्यों बनाया है? सकलान मुश्ताक को क्यों नहीं बनाया? कि सकलान मुश्ताक को आप एज अ स्पिनिंग कोच बना के मुश्ताक अहमद को इंटरनेशनल डेवलपिंग प्लेयर बना सकते थे। नहीं, अब वो सकलैन मुश्ताक ने दरखास्त दी थी एक ओहदे के लिए जो खाली था, उसमें सकलैन मुश्ताक फिट हो गए हैं। फिर हम देखें, वही बात हम कर रहे हैं ना, इससे पहले भी एनसीए में शाहिद असलम होते थे, बल्कि होते हैं, इनके अलावा मंसूर राना थे। तो उन्हीं लोगों को जब मैनेजर बनाते थे, उन्हीं लोगों को जब साथ लेके बैटिंग असिस्टेंट कोच के तौर पे शाहिद असलम जब ट्रैवल करते थे, तो फिर ये बात होती थी कि एनसीए के स्टाफ को क्यों आप लेके जा रहे हैं। तो अब एक एनसीए में सकलैन मुश्ताक की एक जिम्मेदारी उस वक्त तक की है जब तक प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं जाता। पाकिस्तान की स्क्वाड के साथ वो काम उस वक्त करेंगे जब वो यहाँ पर होगी पाकिस्तान में। तो ये ठीक है। मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड को सामने रखते हुए, इंग्लैंड में अगर दोनों का आप तजुर्बा देख लें, तो वो मुश्ताक अहमद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड में एक तो खिलाड़ी, तो वो खेले तो बहुत इंग्लैंड में, कोई उनके 300 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उसमें काफी 150 के उनका करीब रिकॉर्ड भी है वहां पर सारे के अंदर मोस्ट आउट। हाँ, 300 प्लस उनके फर्स्ट क्लास मैच हैं, 52 उनके टेस्ट मैच हैं। तो वो अगर आप निकाल दे तो 250 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस है, उसमें से बहुत ज्यादा उन्होंने इंग्लैंड में खेला है। उसके अलावा जो अहम बात है, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ वो काम कर चुके हैं कुछ 6 साल, 2008 से लेके 2014 तक। उसके बाद फिर वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उन्होंने काम किया बतौर बॉलिंग, जो भी उनकी जिम्मेदारी बॉलिंग को ठीक करना था, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट वो रहे थे। तो वो उनका जो, हाँ, बरतानिया में जो तजुर्बा है ना मुश्ताक अहमद का खेलने का, उसको देखते हुए रखा गया है। अब स्पिन बॉलिंग कोच का, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ ये नहीं होता कि वो हमारे स्पिनर्स जो हमारे साथ हैं उनको किस तरह से कोप करेगा, उनका ये भी हो सकता है कि स्पिन को किस तरह से रिएक्ट करती हैं इंग्लिश पिचेस, तो ये बैट्समैन को भी फायदा देगा। अब इंग्लैंड में अगर आप स्पिनर्स को देखें तो मोइन अली अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, आदिल रशीद लेग स्पिन बॉलर हैं, बहुत अच्छी वो भी बॉलिंग करते हैं। तो इनको किस तरह से, किस लेंथ पे ये बॉलिंग करते हैं, किस लेंथ पे किस तरह से इनको खेलना है, तो बैट्समैन को भी फायदा मैं समझता हूँ दे सकता है, और बॉलर्स को जो मेन चीज है, क्योंकि ताहिर आप बॉलर हैं, आप पाकिस्तान में बॉलिंग कर रहे हैं, आप श्रीलंका में बॉलिंग कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, फिर अचानक आप जब इंग्लैंड में जाके, आप तो बहुत खेलते हैं ना इंग्लैंड में, तो वहां क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बॉलर को, लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती होगी। फास्ट बॉलर्स में तो ऐसा ही है, फिर वो ड्यूक का गेंद इस्तेमाल करते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के स्पिनर्स को बताएंगे। अब स्पिनर्स पाकिस्तान के पास जो
अभी तक जो यासिर शाह के सुनने में आ रहा है कि टेस्ट में तो यासिर शाह को लेके जाएंगे और शादाब को साथ लेके हाँ, जाएंगे। अब अगर शॉर्ट शॉट अगर आप देखेंगे तो वो तो यासिर ही नजर आते हैं। अब यासिर शाह का एक्सपीरियंस बहुत है। यासिर शाह ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं अब तक इंग्लैंड में, 4 टेस्ट मैचेस वो खेले हैं और उन 4 टेस्ट मैचेस में यासिर ने 238 ओवर्स किए हैं और उन 238 ओवर्स में यासिर शाह ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया। तो एक जो आउटराइट आपका एक्सपीरियंस नजर आता है वो यासिर शाह में है। उसके अलावा शादाब ने भी वहां पर चंद ही ज्यादा नहीं खेले। शादाब की भी 12-13 विकेट्स वहां पर हैं, लेकिन शादाब का फिर वनडे एक्सपीरियंस है वहां पर। लेकिन वनडे में फिर ताहिर बतौर स्पिन बॉलर आप बेहतर समझते हैं कि वनडे में वनडे भी है उस भी नहीं तरह ना से आसिफ भाई वहां पर, बॉलिंग की तो जाती हाँ T20 में अगर है। आप हाँ, लेके आ सकते हैं शादाब को मैं ऑब्वियसली, शॉर्टर जी फॉर्मेट, जी बिल्कुल वनडे मतलब वाइड जी। बॉल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी लेंथ की वेरिएशन या फ्लाइट वेरिएशन वो वो बहुत आप डिफरेंट हो जाती मुझसे है, बेहतर बिल्कुल समझते एग्जैक्टली। हैं। हाँ, टेस्ट की वो आप बनिस्बत आपको बाय करना पड़ता है, विकेट टेस्ट में बाय करना पड़ता है और वनडे में आपको टेस्ट T20 में कंटेन करना पड़ता है, रन ना दिए अब जाए। ये है कि दूसरा बॉलर, और अगर आप अपनी बॉलिंग को देखें तो उसमें यासिर शाह तो एक परमानेंट मेंबर रहे टेस्ट मैचेस के, तो वो हैं। बाकी आप शादाब को अगर देख लें फर्स्ट क्लास में या टेस्ट बिलाल मैचेस में इतने आसिफ है, मौसर तो नहीं रहे। बिलाल आसिफ है फर्स्ट क्लास में, बिलाल आसिफ आपके इससे टेस्ट पहले के आपके साथ साथ स्क्वाड खेले का था, हैं। जी हाँ। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि क्यों नहीं आप एक्सपीरियंस बॉलर्स को उठाते जिन्होंने इस सीजन में अच्छी बॉलिंग की है। नुमान नुमान अली, अली हो गए, नुमान उन्होंने अली ने टॉप 54 लीड किया है, बिल्कुल 54 विकेट लिए उन्होंने। 54 विकेट्स लिए। एक जरा लेफ्ट आर्मर की वैरायटी भी आपको मिलती है। बिल्कुल फिर मिलती आप है। जफर गौहर, फिर जफर उनके गौहर बाद आपके अगर पास है, आप जी देख हाँ। लें स्पिनर, जफर गौहर आपके पास टॉप स्पिनर रहा है इस फर्स्ट क्लास सीजन का। जफर बैटिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग तो नुमान भी कर लेते हैं खैर। नुमान भी कर लेते, बिल्कुल। उनके अलावा फिर बिलाल आसिफ यकीनी तौर पे हैं, उनका भी अच्छा रहा। ये सीजन इतना बुरा नहीं गया उनका भी, फर्स्ट क्लास सीजन। जी तो फर्स्ट क्लास सीजन के परफॉर्मेंस में से ले सकते हैं ताकि आप बॉल, क्योंकि आपकी बॉलिंग ताहिर बनिस्बत बैटिंग के आपकी बॉलिंग जरा वीक है। आसिफ भाई अगर यही आपके देखिए, पास, टेस्ट क्रिकेट में यही देखा जाता है कि जब तक आपकी बॉलिंग तगड़ी नहीं होगी ना, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ये एक हिस्ट्री है टेस्ट मैच की। बैटिंग से चंद ही टेस्ट मैच जीते जाते हैं, बॉलिंग ही ज्यादातर आपको टेस्ट मैच जिताती है। हाँ, क्योंकि बॉलिंग को मैं वीक इन इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस का टेस्ट मैच का तजुर्बा आपकी बॉलिंग के पास बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। यासिर शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला इंग्लैंड में। वैसे शाहीन ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 23 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं, जी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा आप अगर देख लें जो आपके नसीम शाह हैं, नसीम शाह ने भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला इंग्लैंड में। 4 टेस्ट मैच खेले हैं नसीम शाह, बिल्कुल ही फ्रेश है आसिफ ऑस्ट्रेलिया भाई, में वो तो खेले उनको तो और एक्सपीरियंस ही पाकिस्तान में खेले और 13 उन्होंने आउट किए हैं। 13 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया में है। बॉलिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान में बॉलिंग कर चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन लेंथ एंड दी इंग्लिश लेंथ, और जमीन आसमान का ऑस्ट्रेलियन फर्क है। बॉल, फिर वो आप उस बात को बेहतर समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खेलें या पाकिस्तान में खेलें, आप कूकाबूरा से खेलते हैं, बिल्कुल आपने जाके ड्यूक की बॉल से खेलना है। ड्यूक की बॉल इज अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। तो उसमें और इनको और जो अहम बात है ना, जो मैं समझता हूँ बॉलर्स के लिए, खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए, कि आपने कोई मार्च से लेके ये वक्त आ गया है, 3 महीने तकरीबन हो गए हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस बॉलिंग की नहीं की होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है। फिर उसके बाद जो 1 महीना जाके मिलना है, अगस्त में पाकिस्तान खेलेगा पहले वीक में, तो 1 महीना जो मिलेगा उसमें यकीनन इस चीज को वो बेहतर करेंगे। लेकिन फिर भी इंग्लिश कंडीशन का एक्सपीरियंस पाकिस्तान की बॉलिंग में इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो ये एक पॉइंट है जिस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, करना होगा वकार यूनुस जो बैटिंग बॉलिंग कोच है उनको। आसिफ भाई देखिए ना, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस किया कि जो कैंप लग रहा था इंग्लैंड टूर के लिए, वो अब कैंप नहीं लग रहा है और लड़कों को यही हिदायत की है कि जहाँ जहाँ जो भी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अपनी वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। इससे भी मैं समझता हूँ आसिफ भाई थोड़ा फर्क पड़ेगा लड़कों को, क्योंकि लड़कों की जो एक मोटिवेशन कैंप में आकर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि जो इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया ही उससे मुतासिर हुई हुई है, हमारा मुल्क भी उससे मुतासिर हुआ हुआ है। लाहौर में कैंप लगना है, लाहौर भी मुतासिर हुआ हुआ है। तो वहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में ये चीज होगी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लड़कों को कोई प्रॉब्लम हो जाए टूर से पहले। देखिए, प्रॉब्लम तो आपने प्रैक्टिस तो करनी है। इसका एक हल ये हो सकता था, मेरी नाकिस राय में एक हल ये हो सकता था कि आप अपने लड़कों को ये परमिशन दे देते कि वो अपने अपने रीजन के कोच के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दें, जरा डिस्टेंस रख के। अब जैसे सिंध है, सिंध में अगर आपको लगता है कि सिंध की टीम में इस वक्त आबिद अली भी है लेकिन आबिद अली यहाँ होते नहीं है, सिंध की टीम में
शान मसूद नहीं है, लेकिन शान सिंध में रहते हैं, तो इस फवाद तरह आलम यहाँ पर बना मौजूद है, लेते। सरफराज मौजूद है यहाँ पर। हाँ हाँ, इस तरह अगर बना लेते कि कराची के या सिंध की जो रीजन के लड़के हैं वो कराची में सिंध के हेड कोच और मॉवन कोच के साथ नेशनल स्टेडियम में जरा डिस्टेंस रख के प्रैक्टिस शुरू कर दें। इस तरह लाहौर में कर लें, इस तरह लाहौर में कर लें, इस तरह पिंडी में कर लें, इस तरह मुख्तलिफ स्टेशन में जहां आपको मौका मिलता है आप कर लें। ये मेरा ख्याल है शुरू करके, लेकिन ताहिर इसमें हमारी तरफ से तो कहना आसान है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसओपी नहीं आती, क्योंकि हुकूमत ने जिम्मेदारी तो हुकूमत ने उठाई है ना कि कोविड-19 के दरमियान आपने किस तरह से बचना है, कैसे फासला रखना है। तो वो सारी एसओपीज अगर हुकूमत की तरफ से पीसीबी को मिल जाए तो ये अलग अलग ट्रेनिंग कर सकते थे, की जा सकती थी। इंग्लैंड की मैं आपको बात बताऊं, जो मुझे खबर है, उन्होंने इस तरह से सेपरेट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि मुख्तलिफ सेशन में लड़के आ रहे थे और इस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे थे। श्रीलंका ने ये तरीका शुरू किया और श्रीलंका में ट्रेनिंग होना शुरू हो गई। अफगानिस्तान ने ये सिलसिला, इवन अफगानिस्तान ने शुरू कर दिया कि वो काबुल में कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जगहों की सूरत हाल इस पेंडेमिक के हवाले से अलग है। श्रीलंका में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बाकी और जगहों की आपको सूरत हाल पता है, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान की मशवरे के बगैर क्रिकेट बोर्ड ये कर नहीं सकता। ऑब्वियसली। लेकिन आसिफ भाई देखिए, अभी ये देखा गया है कि सरफराज अहमद अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ को फैसिलिटी मिली है डिस्टेंस के साथ, कोच के साथ जो एक पीसीबी के लेवल 1 कोच हैं वो उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। साथ हमने देखा है पिशावर के अंदर वहाँ पर नसीम शाह वहाँ मौजूद हैं, शाहीन शाह आफरीदी वहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान है, जूनियर वहाँ मौजूद है। जी हाँ, वो लोग साथ साथ अपने अपने जो उनके जो रीजन के ट्रेनर्स हैं या जो उनके पर्सनल ट्रेनर, उनके साथ मिलके डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फिटनेस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं लड़के खुद अपने एटलीस्ट प्रोफेशनलिज्म शो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैंप रोकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये कि इसमें पीसीबी की इजाजत जरूर ली होगी, क्योंकि मेरी इत्तला है कि सिंध के 3 लड़के इसी तरह से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए गए थे सिंध की टीम के, लेकिन उनके फिर उनको इस हवाले से उनकी पूछगछ हुई है कि आप बगैर इजाजत कैसे गए हैं, नेशनल स्टेडियम में कैसे आपने किया। 3 लड़के सिंध की टीम, तो चले ठीक है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़के हैं ना, बेसिकली क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना, तो उनको तो दे हैव टू आस्क टू पीसीबी, जो भी वो चाहे वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो या अपनी वो जिम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो उनको तो आप हाँ, पीसीबी या फिर अपने हेड पीसीबी या अपने रीजन के कोच, अपने रीजन के कोच से पूछेंगे पहले। लेकिन खैर सेपरेट थिंग, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है जहां जहां मौका हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस से दूर रहेंगे उतना आपका जो फॉर्म है, जो आपकी फॉर्म लगी है, उसको धचका पहुंचता है। बिल्कुल एक नई इन्वायरमेंट में जाना है। अब ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम वहां पहुंची हुई है, किस तरह से वो रख रखाव है उनका, वो हमें काफी आइडिया देगा कि किस तरह से सूरत हाल आगे बढ़ रही है, क्योंकि आईसीसी ने भी काफी सख्त किस्म के रूल अब बना दिए हैं ना। आज तो बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन उसमें अगर उस पर आप बात करेंगे तो उसमें एक चीज मेरी समझ से बाहर है जरा सी, वो ये है कि आईसीसी ने ये कहा कि अगर किसी को सिम्टम्स महसूस हो किसी आपके टीम के प्लेयर को, तो उसको आप रिप्ले। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दे। मुझे सिम्टम्स महसूस हुए, ठीक है, तो मैं तो गया और मेरा टेस्ट आ गया पॉजिटिव, तो मैं तो आपसे भी राब्ते में हूँ, मैं तो ग्राउंड के अंदर खड़ा हूँ, मैं तो अंपायर के पास भी गया, मैं तो हर जगह गया, तो जितने लोग थे उस सारे उस है, तो आप 25 प्लेयर्स एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही मूवमेंट हो रही है, एक ही चीज खाना पीना कर रहे हैं, ट्रेनिंग साथ कर रहे हैं, तो अगर एक को सिम्टम्स हुआ है तो ऑब्वियसली सेकंड को होगा, सेकंड से थर्ड को होगा, और ये सिम्टम्स तो ऐसे हैं ये तो फौरन स्प्रेड होता है। ये तो फिर तो सबके टेस्ट फिर क्या आप दोबारा करेंगे? ये सिर्फ ऐसी एक ख्याल है। दूसरी एक बात ये है कि अगर किसी को इंजरी होती है और उसको इंजरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस मैदान से, उस स्टेडियम से, उस इलाके से बाहर आप गए और फिर वापस आए, तो अब आप एग्जैक्टली वो भी आसिफ भाई यही बात है, क्योंकि ये चीज को क्या दोबारा टेस्ट से गुजर, वही जो वेस्ट इंडीज की जो टीम वहाँ मौजूद है, जब इनकी पूरी सीरीज खत्म होगी तो हमें ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि अगर किसी को इंजरी होती है, वो अगर बाहर जाके वापस आता है तो उसका क्या हालात होंगे, वो अगर कहीं डिस्टर्ब होता है तो उसके क्या हालात होंगे। तो वो सारी चीजें आपने जिस तरह बिल्कुल ठीक बोला कि वेस्ट इंडीज की सीरीज से के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि अब किस एसओपीज के जरिए हमने ये टेस्ट सीरीज खेलनी है। बॉल अब आप शाइन नहीं कर सकते अपने तरीकों से,
आपको शाइन करनी है तो आप पसीने से शाइन करें। तो मतलब आप किस तरह से कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि शाइन करते हुए भी अगर आप उस ग्राउंड के जो बाउंड्रीज हैं या जो सुनने में ये आया है कि जो तमाशाई आएंगे, जो टोटल 1000 तमाशाइयों को इजाजत दी जाएगी कि वो आके मैच देख सकते हैं, तो आप क्या श्योरिटी देते हैं कि 1000 तमाशाई किन किन जगहों पे जाएंगे, कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे? आपको क्या पता कि किस तमाशाई को क्या क्या 1000 तमाशाइयों के आप क्या टेस्ट लेते फिरेंगे? नहीं, अभी खैर तमाशाइयों का तो कंफर्म नहीं है, इंग्लैंड में तो नहीं है। तमाशाइयों का सिर्फ अभी हुआ है कि न्यूजीलैंड इस तरफ जा रहा है कि वो तमाशाइयों के साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटी शुरू करने वाला पहला मुल्क बनेगा। अभी तमाशाइयों का रिस्क तो नहीं ले सकते, अगर लिया भी तो बहुत दूर दूर, क्योंकि अभी जो फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं उसमें नहीं है तमाशाई। लेकिन अभी बहुत सारे इसमें सवाल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद वाजे होगा सिचुएशन। आसिफ भाई, जिस तरह से आईसीसी ने सारी चीजें आज डिस्क्राइब की हैं कि आप जो एम्पायर्स होंगे वो लोकल एम्पायर्स होंगे, आपके न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो भी उनकी चीज जहन में है। वो लोकल एम्पायर को ज्यादा इजी हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेनर एम्पायर या जो न्यूट्रल एम्पायर आके आपका टेस्ट सीरीज करता है। तो ये भी चीज आईसीसी की उसमें है होगी कि इनको किस तरह से मैनेज करना है जो ऑन फील्ड आपको मैच खिलाएंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात है आईसीसी की प्रेस रिलीज में इसी अंपायरिंग के हवाले से, उन्होंने जो डीआरएस के रिव्यू इजाफी दिए हैं टीम्स को, उसमें उसमें रीजन उन्होंने ये लिखा है कि जो अंपायर हैं वो रिलेटिवली ना तजर्बेकार हो सकते हैं, इसलिए आपको इजाफी भी रिव्यू दिया जाएगा। तो इस तरह से भी बात हो रही है। लेकिन जहां पर आप देखें न्यूट्रल अंपायर्स, जिस तरह से 15 की टीम आ रही है तो 5 न्यूट्रल अंपायर्स भी आ जाते हैं, उसमें क्या है? 15 की टीम तो आ रही है आने ना। में तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन बात वही है ना कि ये रिस्क क्यों नहीं ले सकते। रिस्क तो आप उन प्लेयर्स के भी साथ ले रहे हैं, जो 15 तो प्लेयर्स आ रहे हैं, 7 उनके T20 के भी प्लेयर्स फॉलो कर रहे हैं, 7 पूरा मैनेजमेंट 10 से 12 लोगों का मैनेजमेंट वो ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहां का जो लेजेंड ऑफिसर वो आपके साथ होगा, जो वहाँ के हेल्पर्स वो आपके साथ होंगे। तो मतलब वो तो तकरीबन अगर आप पूरा मिला लें तो आसिफ को 38-39 प्लेयर्स टोटल पीपल बन जाते हैं पूरी एक टीम के साथ जो लुक आफ्टर करते हैं। हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपका मैच अगर इंग्लैंड में हो रहा है तो इंग्लैंड से करीबी मुल्क के अंपायर्स आप मंगवा लें, शायद ये मुमकिन हो। लेकिन लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं ताहिर, इस पे हतमी तौर पे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट के साथ आ रहे हैं, इसमें खर्चे वाला एलिमेंट भी है। क्योंकि अगर इंग्लैंड का ये समर निकल जाता पूरा तो आपको मैं बताऊं 380 मिलियन पाउंड्स का लॉस हो रहा था। 380 मिलियन पाउंड, ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। 33 करोड़ पाउंड्स बन जाते हैं, जो कि आप अगर हिसाब लगाएं तो ठीक ठाक पैसे बनते हैं। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो काउंटी है और जो नीचे उनसे पूरा जो क्रिकेट का सिस्टम है उसको 61 मिलियन पाउंड का वैसे ही बेल आउट पैकेज दिया था। 61 मिलियन पाउंड, ये 6 करोड़ पाउंड बनता है। तो वैसे ही खर्चा बहुत ज्यादा है, फिर उसको मजीद खर्चे में डालना, फिर उसके बाद ये पूरी सीरीज कराने में भी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है और होगा अभी, क्योंकि पब्लिक तो आ नहीं रही, फिर ब्रॉडकास्ट है। अब यही सारी चीजें जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल जो कमेंटेटर्स होंगे, हो सकता है बाहर से भी कमेंटेटर्स आए। जैसे अगर इसको स्काई कवर कर रहा है तो स्काई में माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, ये तो होते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम है तो वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर्स भी जाएंगे। माइकल होल्डिंग जा रहे हैं, वैसे माइकल होल्डिंग जा रहे हैं। तो वही चीज है ना आसिफ भाई, देखिए ना आप इसी को ही मद्देनजर देखते हुए कि पाकिस्तान से भी अगर जाता है तो पाकिस्तान से रमीज राजा हो सकते हैं जाएं, बोर्ड और उनकी टीम कर रही हो तो वसीम अकरम को भी बुलाया हाँ, जाए। वसीम साहब का मैंने सुना है, रमीज तो होते ही हैं। जी। तो ये सारी, इनको ये वाला एंगल भी देखना है, प्लेयर्स को भी रखना है, तो बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कि पता नहीं कितने सारे उनको काम एक साथ करने हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। और रिस्की चैनल भी आसिफ भाई, इसमें अगर रिस्क अलाइनमेंट बिल्कुल रिस्क है, लेकिन रिस्क है, लेकिन उसको मैनेज कर बिल्कुल मैनेज कर लेगा आईसीसी, जिस तरह से मैनेज करता हुआ आ रहा है। और फिर आईसीसी के मेंबर्स ने भी आज अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो न्यू चेयरमैन एहसान मानी को देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से चंद 1-2 हफ्तों से ये बातें गर्दिश चल रही थी कि जी एहसान मानी को, क्योंकि एहसान मानी तो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीसी के, लेकिन इस तरह से एज अ चेयरमैन इनको लाना, और फिर एक तरफ जो ग्राम स्मिथ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि जी के तो सौरभ गंगोली को
एज अ प्रेसिडेंट लाया जाए, तो ये क्या मतलब चाह रहे हैं कि गंगुली भी आ रहे हैं यहाँ से, एहसान मानी भी जा रहे हैं और एक ही पोस्ट के लिए दोनों लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तक तो देखिए हतमी तौर पे तो गंगुली का भी नहीं है। गंगुली के पास जो एक मैं तो वही जाहिर आईसीसी कर रहा हूँ कि में, वो ग्राम स्मिथ ने जाहिर की है, अपनी ख्वाहिश जाहिर जी की जी, है कि जी के वो हो सकते हैं। हाँ वो देखिए ग्राम स्मिथ का तो एक ताल्लुक भी है ना सौरव गंगुली के साथ। बिल्कुल तो जी ये जी। बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी जाते हैं चेयरमैन के तौर पे, तो आपके ख्याल में कौन सा क्रिकेट बोर्ड उन्हें सपोर्ट करेगा? इंग्लैंड करेगा, क्योंकि बिल्कुल इंग्लैंड के करेगा। साथ आप करने जा रहे हैं। श्रीलंका साउथ करेगा, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज करेगा। साउथ अफ्रीका नहीं करेगा, जी। साउथ अफ्रीका नहीं करेगा। वेस्ट इंडीज, आई डोंट नो वेस्ट इंडीज करेगा या नहीं करेगा। बांग्लादेश का मैं कुछ कह नहीं सकता। श्रीलंका तो श्रीलंका करेगा, कंफर्म है। कैन प्रोबेबली, श्रीलंका जी हाईली लाइकली कि वो बिल्कुल। करेगा। अब 12 मेंबर्स हैं जो कि टेस्ट मैच वाले हैं, लेकिन बाकी और भी उसमें बहुत सारे, आईसीसी का जब बोर्ड होता है तो उसमें लोग होते हैं। तो अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की क्या, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं है ऑनेस्टली कि एहसान मानी साहब का कुछ सिलसिला बन रहा है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। आसिफ भाई बाकी एक, आईसीसी, जी, आईसीसी के क्योंकि न्यूज़ चल रही थी और ये मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि जी उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनकी ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एहसान मानी साहब बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो वो सब चाहते हैं कि जी एहसान मानी को एज अ चेयरमैन आईसीसी के लाया जाए। अब जो इजलास होगा अपकमिंग आने वाले दिनों में, उसमें इसकी 10 तारीख सानदाजी को से क्लियर हो इजलास। जाएंगे, 10 तारीख को, 10 जून को। जी हाँ लेकिन आईसीसी का क्योंकि चेयरमैन का टाइम खत्म हो गया है, उनको एक्सटेंशन मिली है, जी। जो शशांक जो मनोहर शशांक साहब है। मनोहर साहब को, जी हाँ तो उनको, और उसके बाद अब नया चेयरमैन तो लेना है। अब देखें किस तरफ जाता है, क्योंकि आईसीसी और अगर बीसीसीआई की बात करें ना, तो बीसीसीआई और आईसीसी के ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं है। इस वक्त सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों सॉरी दोनों बॉडीज के बीच में। और उसका इसके रीजन मैं, आप अगर मुझे इजाजत दें, जी जी मुझे आसिफ इजाजत भाई दें तो मैं उसका प्लीज। रीजन भी आपको देता हूँ। असल में 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में T20 का, उसमें आईसीसी को टैक्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ है। टू बी एग्जैक्ट आईसीसी को 20 से 30 मिलियन डॉलर्स कम मिले हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया। कहीं फिगर ये आता है कि 23 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 2.3 करोड़ का डॉलर का, लेकिन 20 से 30% तो कंफर्म है, 20 से 30 मिलियन डॉलर्स तो कंफर्म है। उसके बाद फिर आईसीसी ने बीसीसीआई को ये कहा है कि आपके मुल्क में जो 2021 में वर्ल्ड कप शेड्यूल है, 2021 में आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप वहां पर शेड्यूल जो है, जो मुकाबला वहां पर शेड्यूल है, उसमें आप ऐसा कर लें कि हमें पहले से गारंटी दे दें कि आप हमें टैक्स नहीं काटेंगे। उसकी गारंटी बीसीसीआई से अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर नहीं गारंटी देते तो फिर इवेंट को शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक सूरत हाल है जिसकी वजह से आईसीसी और बीसीसीआई के ताल्लुकात इस वक्त इतने अच्छे नहीं है। तो उस सूरत में आईसीसी का चेयरमैन गंगुली को बनाना या आना, ये भी एक बहुत अजीब बात होगी, क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई से कैसे बात करेगा, क्योंकि वो एक, आप समझ रहे हैं ना क्या सूरत हाल है। बिल्कुल तो बहुत एग्जैक्टली सारी चीजें, जी हाँ। तो बहुत सारी चीजें बीच में हैं जिनको देखना। और एहसान वानी साहब क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जी वो जो फाइनेंस के इश्यूज हैं वो बेहतर तौर पे हैंडल वो कर पाएंगे। ये सोच लेते हुए मैं समझता हूँ कि शायद ये वजह हो कि जो आप तक बात आई है उसका रीजन ये हो सकता है। ठीक बात है ना कि आसिफ भाई कि अगर चेयरमैन साहब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, अगर वहाँ एज अ चेयरमैन आईसीसी में चले जाते हैं, तो आसिफ भाई क्या ये होता है कि आप एक ही दोनों जॉब्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबिलिटी हुई है कभी पाकिस्तान क्रिकेट अब बोर्ड के अंदर देखें, या इस तरह से? इससे पहले देखें देखें ये है चेयरमैनशिप की बात। ये चेयरमैन, इससे पहले देखिए जो प्रेसिडेंट वाली पोस्ट थी ना, जी उसमें ये उसमें ठीक है, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि, लेकिन नहीं वो मैं उसको ठीक तरह से मुझे याद नहीं आ रही इसकी क्लॉज। मैं आपको ये देख के ही बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर चेयरमैन यहाँ पे होगा तो वो ये वाली पोजीशन भी होल्ड करेगा, वरना फिर वो उसकी इम्पार्शियलिटी का इशू आ जाएगा ना। इससे पहले हमने देखा नहीं, क्योंकि शशांक मनोहर जो चेयरमैन थे इससे पहले, उनका भारतीय बोर्ड से के साथ ताल्लुक नहीं था। जी भारत में अनुराग ठाकुर सेक्रेटरी थे, और उनके अलावा उनके सदर का मैं नाम भूल रहा हूँ कि उनके जो इंचार्ज थे वो कौन थे उस वक्त। उसके बाद तो खैर वहाँ पे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और सुप्रीम कोर्ट का एक सिलसिला वहाँ पे चल गया, और उसके बाद फिर सौरभ गंगुली, जी हाँ, सॉरी सौरभ वो गंगुली। सौरभ गंगुली उनके बाद आए हैं। तो ये मुझे इसका के बारे में मैं आत्मी तौर पे कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके लिए रूल को चेक करना पड़ेगा।
तो कहीं मैं आसिफ कुछ भी भाई जी, कह दूं और फिर वो बात नहीं आप नहीं क्लिप निकाल निकाल के घुमाते रहें कि देखो नहीं नहीं, ये खैर बोल रहा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, है। लोग नहीं, लोग कुछ भी हो निकाल निकाल सकता है के भाई। भेज सकते हैं, मेरी आप तरह से शायद ना भेजेंगे हो, निकाल लेकिन निकाल। लोग भेज लेकिन सकते हैं। लेकिन कोशिश है कि ये जो कानूनी मामलात या ये जी, जो इस तरह के मामलात होते हैं, इसमें इंसान देख ले चीज को। बेहतर बिल्कुल। यही है कि उसको देख लें, उसके बाद उसके बारे में बात करें। बाकी वरना फिर अच्छा नहीं लगता ना कि आप झूठ बोलें और वो फैल जाए। ऑब्वियसली आसिफ भाई बिल्कुल सही बात है। और फिर श्रीलंका ने जाहिर हो गया कि श्रीलंका एशिया कप का जो कन्वर्ट हुआ है, जो पाकिस्तान में हो रहा था एशिया कप, अब वो श्रीलंका के अंदर होगा। तो आसिफ भाई, चेयरमैन साहब ने भी इसकी न्यूज़ वो कर दी है। तो आसिफ भाई क्या लगता है, तो पहले तो ह्यूमर चल रहे थे कि जी कि यूएई के अंदर शायद ये एशिया कप हो जाए जो पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब वो श्रीलंका शिफ्ट हो रहा है। तो ये दोस्ताना कुछ ज्यादा करीब करीब नहीं लग रहा? जा रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कि मैं श्रीलंका वाले यार, बार बार ना फोन आ रहा है मुझे बीच में, इसलिए आपको डिस्टरबेंस हो रही नो होगी। मैं प्रॉब्लम अपना आसिफ भाई। फोन आप अगर आपको वो सवाल दोबारा ना, मैं दोबारा बताता हूँ तो सवाल नहीं आपको नहीं, अगर। मैं समझ गया। वो जी डोंट डिस्टर्ब मोड वोड मेरी समझ में नहीं आता, वो मैंने लगाया नहीं। और जी एक जी आदमी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपका दोस्त है, आपके साथ खेला है, बहुत तंग कर रहा है यार मुझे वो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं नहीं, वेरी गुड नहीं। बाय, वेरी गुड गाय। तो मैं जी ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले जी मेरी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल से बात हुई है, और उन्होंने ये कहा कि हम तैयार हैं इस साल का एशिया कप कराने के लिए, क्योंकि श्रीलंका में सूरत हाल तकरीबन खत्म हो चुका है वहाँ केसेस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से और अपनी गवर्नमेंट से वो फाइनल अप्रूवल ले लें। उसके बाद जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी, उसका टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ का ऐलान हो जाएगा कि एशिया कप जो सितंबर में पाकिस्तान में होना था वो चला जाए श्रीलंका में, और जो श्रीलंका में 2022 में होना था उसकी मेजबानी पाकिस्तान ले लेगा। तो पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा इसका इम्कान है कि ये एशिया कप 2020 में सितंबर में ये श्रीलंका में हो। तो चले, सही है आसिफ भाई। एटलीस्ट एक चीज तो नजर तो आ रही है, क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से आपने पूरा ब्रीफ किया है कि वहां पर जो पेंडेमिक सिचुएशन है ऑब्वियसली काफी हद तक माइनस में जा चुकी है और जीरो हो चुका है। तो वहां पर अब वो जिंदगी दोबारा बहाल हो रही है और वो क्रिकेट की सरगर्मियां दोबारा स्टार्ट हो रही है। देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कीजिए कि क्रिकेट किस तरह से कहाँ पर क्रिकेट होती है। क्योंकि काफी क्रिकेट नहीं हो रही है, लोग बहुत बोर हो रहे हैं, हम सब भी बोर हो रहे हैं, आप भी ऑब्वियसली बोर हो रहे होंगे आसिफ, क्योंकि क्रिकेट होती है तो फिर नहीं, बंदा एंजॉय बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बोर नहीं हो रहे भाई, बहुत काम है, काम कर रहे हैं। ये तो मुझे तो पता है आपके सिर्फ कौन से क्रिकेट काम है, ऑब्वियसली वो तो काम है, लेकिन क्रिकेट देखना, फिर क्रिकेट उस सीरीज के बारे में वो डिस्कस करना, वो एक अलग अलग एक खूबसूरती हाँ होती है। लाइव, हाँ हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जी यूट्यूब आप भी करते हैं, यूट्यूब से मेरा भी ताल्लुक जी हो बिल्कुल। गया है। तो उसमें अब ये है कि टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं कि हम ऐसा कौन सा टॉपिक लाएं जो कंस्ट्रक्टिव भी हो। वरना बैठ के ये बुरा ये बुरा ये अच्छा ये अच्छा, ये तो आसानी है ना करना। एक कंस्ट्रक्टिव टॉपिक ढूंढें और उस पर बात करें। अब जब लाइव क्रिकेट होगी तो ये आपके पास मौजूआत लग जाएंगे आगे, जिन पर आप रोज बात करेंगे। हाँ, ये एक आसानी हो जाएगी काम। इसलिए जिस तरह से क्रिकेट सबको मिस कर रही है, हम भी क्रिकेट को ही मिस कर रहे हैं। आसिफ भाई, क्या न्यूज आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फील्डिंग कोच किसको ला रहे हैं? फील्डिंग कोच जी, पाकिस्तान में, हाँ अभी देखिए कौन आता है, अभी देखें कौन पोस्ट तो अभी आता है। खाली लेकिन है। ये कि नाम, हाँ पोस्ट अभी खाली है क्योंकि ब्रैडबर्न वहां चले गए हैं। तो काफी हाई अभी मेरी परफॉर्मेंस मिली। इत्तलात के मुताबिक अभी खत्मी नहीं है, लेकिन जी कभी इम्कान इसी बात का है कि अब्दुल मजीद साहब है, जो इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हैं, अंडर 19 के साथ भी काम कर चुके हैं, तो वो गालिबन पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हो सकते हैं। डेवलप हो रही है स्टोरी, फाइनल इसका अभी नहीं हुआ। जो मैंने पता किया उसके मुताबिक अभी तक फाइनली अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त जो चॉइसेस हैं उनमें ये बेहतरीन हुक्काम बाला को नजर आ रहा है कि मजीद साहब बेहतर हैं। तो बहुत उम्मीद है कि अब्दुल मजीद साहब का अपॉइंटमेंट हो जाए एज फील्डिंग कोच। देखते हैं आसिफ भाई, किस तरह से कि अब्दुल मजीद साहब आते हैं या और कौन से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एज अ फील्डिंग कोच हैं जो कौन है, कैपेबल हैं। और कौन हो सकता है। और माजी में जिस तरह से हमने देखा है, हमारे माजी के कोच मिकी ऑर्टर के साथ वेस्ट इंडीज जब यहाँ आई थी T20 खेलने के लिए, तो वहाँ पर मोहम्मद मसरूर को भी फील्डिंग एज अ फील्डिंग असिस्टेंट बुलाया था मिकी ऑर्टर ने, और बहुत सराहा था उनकी ड्रिल्स पे, अच्छा, उनके जो श्रीलंका प्लेयर्स की ने। टीम जो कराची में वेस्ट इंडीज जो कराची में आई जब थी, खेला, बेसिकली वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज जब की आई टीम थी जी। कराची में जब खेला। जी जी बिल्कुल, जो हाँ कराची जब आई थी खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली क्योंकि देखें
ऑब्वियसली उनको पता है कि यार मोहम्मद मसूद काफी टाइम से अंडर 19 लेवल पे करते हुए आ रहे हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस है कोचिंग ड्रिल्स का, और जितने भी ये प्लेयर्स हैं, 2-3 प्लेयर्स इनके पास से भी निकले हैं, इनकी कोचिंग से निकले, तो ऑब्वियसली एक एज तो उसको हासिल है। तो देखते हैं कि किस तरह से किसको अब हाँ क्वालिफाइड तो वो हैं, क्वालिफाइड बिल्कुल क्वालिफाइड है। तो वो हैं, मसरूफ लेवल 3 कोच हैं। इसके अलावा फील्डिंग कोच असाइनमेंट उन्होंने कराची किंग्स के साथ भी किए हैं। अंडर 19 अंडर 16 का तो आपने भी हवाला दिया। हाँ ठीक है, उनका सीवी तो उनका भी भारी है, बिल्कुल ये नाम आपने जो लिया मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जी। देखते हैं, चले आप ऊंट किस करवट पे बैठता है, आप बैठ जाए पहले तो दुआ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ऊँट खड़ा बैठता रहे। नहीं है, नहीं, ऊँट ऊंट कभी नो नो बैठ नो भी नो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, यहाँ पर ऊँट को बिठाया जाता है कि हमारी जबरदस्ती मर्जी बिठाया की जाता करवट ये है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, है। इस जगह ऐसे बैठना है आपने, आसिफ भाई, ऐसे ही बात ये है होता है। कि अगर हम नए कोच को लाते हैं, नए कोच को, फील्डिंग कोच को लाने का आपको ये पता होना चाहिए कि इन प्लेयर्स के साथ उसने काम कभी किया है या नहीं किया, क्योंकि हर प्लेयर की अपनी साइकी होती है। मोहम्मद मसरूर के साथ तो काफी प्लेयर्स इन्होंने काम किए, कितने प्लेयर्स जैसे काम किए, जब एनसीए में खुद मोहम्मद मसरूर थे, पाकिस्तान टीम में कितने कैंप लगे, वहां पर हमने देखा है कि जो फील्डिंग कराते हुए नजर आए। ऑब्वियसली एक एज हासिल है, तो आई होप के देखते हैं कि अगर अब्दुल मजीद साहब आते हैं या मोहम्मद मसरूर या उसके अलावा और भी जो फील्डिंग कोच हैं उसको वो अपॉइंट करते हैं इंग्लैंड टूर के लिए। आई होप फॉर द बेस्ट, जो भी पाकिस्तान के लिए देखिए जाए। जिसका 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 तालमेल हेड कोच के साथ ज्यादा होगा यकीनी तौर पे वही अपॉइंट होगा ना। अब हेड कोच के साथ किन की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि काम तो मिसबाउल हक ने उनसे लेना है, तो जो भी आए, ए आए बी आए, जो मिसबाउल हक के तरीक़ाकार पे या मिसबाउल हक की अंडरस्टैंडिंग जिनसे बेहतर होगी वही टीम के साथ होगा। जिस तरह इससे पहले शाहिद असलम को मिसबाउल हक ने रखा था अपने साथ कि उनके साथ बतौर बैटिंग कोच या असिस्टेंट कोच काम कर लें, तो इसमें ताहिर जो हेड कोच होता है आपका वो बॉस होता है, वो अपनी टीम बनाता है, तो उसकी टीम में जो उसको बेहतर लगेगा वो उसको ले आएगा। ऑब्वियसली ये चीज है ना, आपने लास्ट टाइम भी देखा कि जब बॉब विल्बर थे, जब मैं 2006 में टूर पे गया था, तो वहां पर एज असिस्टेंट कोच, फील्डिंग असिस्टेंट कोच शाहिद असलम को लाया गया था पहली दफा 2006 में। तो वहां पर वकार यूनुस बॉलिंग कोच थे, लेकिन फील्डिंग वकार यूनुस करा रहे थे, शाहिद असलम भी करवा रहे थे, बॉब भी करवा रहा था, मतलब वो तीनों का कॉम्बिनेशन बन के वो फील्डिंग ड्रिल्स हो रही थी, जिस तरह से आपने शाहिद असलम साहब की आपने बात की ना, शाहिद असलम साहब को तो इस तरह से लगा के जाया ही करना। शाहिद असलम साहब जहाँ तक मेरी लेवल 4 कोच हैं भाई, बिल्कुल लेवल शाहिद 4 कोच असलम है। तो वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कोचेज ऑफ पाकिस्तान। उनका काम तो ये होना चाहिए कि वो तो कोचेस तैयार करें, बहुत से बहुत अच्छे कोचेस तैयार करके दें। शाहिद असलम को आप असिस्टेंट कोच लगा दें, बैटिंग का कोच लगा दें, कभी विमेन टीम के साथ लगा दें, तो ये तो आप फिर शाहिद असलम को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। जो उनकी इस वक्त सीवी है, जो क्रेडेंशियल है उनके, वो तो कोच ऑफ कोचेज हैं। शाहिद असलम से तो आप ये एजुकेशन का काम लेना जो उनका काम है, वो तो उनको बिल्कुल। आप नीचे अगर फील्डिंग पे लगा रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे उनके साथ। आसिफ भाई, देखते हैं ना कि अब नदीम खान साहब आए, हाई परफॉर्मेंस के हेड आए, अब वो किस तरह से इनसे काम लेते हैं, इनकी बेस जो इनकी बेसिकली एक्सपीरियंस है उस फील्ड के हिसाब से इनको वो लगाते हैं। आई होप कि वो जहाँ भी लगाएं उस फील्ड में भी फायदा हो, इनको भी फायदा हो और प्लेयर्स को भी उनसे फायदा हो, सबका फायदा हो। ऐसा हम कैसा काम होगा सबका फायदा हो? सिस्टम में तो असल में प्रॉफिट तो एक ही को होता है ना। सिस्टम में तो वही होता है ना, जो लगाता है उसका फायदा होता है, फिर वो जब दूसरे हाँ तो कोई भी एक फायदा जो लेता है, लगाएगा वो जो कमाएगा। कोई भी फायदा लेता है वो फिर कहता है कि हाँ जी मुझे भी फायदा हुआ उनसे, मुझे उनसे भी फायदा हुआ, फिर मुझे उनसे, वो सबका लफ्ज वो 3 लोगों में आ जाता है। नहीं वो तो फिर कहना पड़ता है ना, वो तो प्लेयर्स को ब्रीफिंग होती है और कि जाके लाइकिंग तो नाम वहां ले देना रहती है, मेरा ही। ऑब्वियसली लाइकिंग हाँ डिसलाइकिंग तो जाके, ऑब्वियसली यार मेरा ही नाम लेना है, जाके स्टेज पे अगर किसी हाँ मैन मैन ऑफ ऑफ द द मैच हो मैच में तो मेरा मेरा नाम नाम लेना। लेना। बिल्कुल, तो हाँ मास्टर यही होता इंडिया है में सब देखा गया प्लेयर। है। हाँ तो ये तो होता है, ये तो होगा, हमारे ये साथ भी तो कई होगा, दफा हुआ है, मेरे साथ भी कई दफा हुआ है, तो नई बात नहीं है, हम तो यूज ये टू तो है इस चीज होगा, के। लेकिन आप बताएंगे नहीं। नहीं, हम बताते नहीं, ना हम नाम लेते मैं किसी का। जब मैं आपसे पूछता हूँ आप कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम नहीं ले सकते ना आसिफ भाई, नाम किस तरह ले, आप बताएं ना। दबे लफ्जों में भाई तो बहुत नाम चीजें ले ले लेते हैं क्योंकि लोगों को पता है, लोग तो ऐसे क्लिक करते हैं इंसान को कि अच्छा ये भाई, थे वो, अच्छा। बस अब देख लें, आपका ही लॉबी सारी आप ही की तो आ गई। सही आपके बात है, सारे लोग आ हमारी गए, लॉबी आ गई और हम ही बाहर हो गए, हमारी लॉबी आ गई, पीआईए हम के ही बाहर हो सारे आ गए। गए, पीआईए के आ गए ना, इतने सारे लोग कौन पीआईए आ से आ गए गए, आसिफ भाई, नदीम भाई थोड़ी पीआईए अब से आ पीआईए गए, में है, नदीम खान आ सुफैन गए। भाई अब थोड़ी नहीं थे, पीआईए नहीं में है। पहले, पहले थे नहीं थे, पहले नहीं थे। पहले थे, उस वक्त जब तो नहीं आप आए। थे उस वक्त नहीं थे। नहीं, ये उस मैं कह रहा हूँ ना, थे जब मैं वसीम आया अकरम, तब उनका लास्ट ईयर था उनका।
वसीम भाई, वसीम भाई अकरम अभी भी है? नहीं देखे ना, वो हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, नदीम खान हो गए, आप खुद पीआईए लॉबी, तो ये तो आपकी लॉबी है यार, आपको तो सही जा तारीफ रहे करनी हैं चाहिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तारीफ तो मैं हमेशा सबकी करता हूँ आसिफ भाई, और भाई यही एक शायद मेरे में चीज है कि मैं तारीफ ही करता रहता हूँ, और बस तारीफ करते करते इसीलिए हाँ बात हो गई टीम से। थैंक यू हाँ, नहीं सो आपका मच। हाथ सीधा था, आपका हाथ सीधा था, ये गलती थी मेरी आसिफ भाई, लीगल एक्शन आपका था ना, हाथ सीधा मेरे था। ख्याल में लीगल एक्शन था इसीलिए हाँ गलती थी, तो जो इलीगल वाले थे वो तो आप, तकरीबन सभी खेल गए। हाँ ये आपने हाथ सीधा रखा इसलिए आप बाहर हो गए। बस सीधा ही रख सकते हैं आसिफ भाई, कोशिश तो कर सकते, टेढ़ा करेंगे तो पीछे कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बस सही है, यहाँ पे आप हाथ सीधा रखें, सीधी सीधी बात करें, कभी कभी दूसरा करा दिया करें यार, अच्छा लगता है। आसिफ भाई मैं तो चक्कर में हूँ कि कैरम भी कर दूं एक आध। करो करो, ये कैरम भी आप करो, देखें इंशाल्लाह कैरम भी कैरम। होगी बहुत जल्द, आगे चल के बहुत सारी कैरम होने वाली है। हाँ लेकिन यहाँ कैरम में क्वीन नहीं है, यहाँ पे किंग है। कोई मसला ही नहीं है, किंग तो ही हाँ आगे इस कैरम वाले की कैरम जाती में है, किंग कैरम हो, भी जाती है। हाँ इसमें कैरम से बेहतर है, कैरम से बेहतर है वो ताश का गेम सीखें आप। आसिफ ये भाई वो नहीं आता चालें जो मुझे, होती है ना, चालें, इत्तेफाक चालें से होती वो है ना, नहीं आता। तुरुप की चाल। शतरंज की चाल बहुत अच्छी चलती हाँ शतरंज करने चालें आपको आनी चाहिए, है। लेकिन खैर बिल्कुल। यार, और ये तो मजाक की बात है। जी हाँ। अच्छा है, अच्छा वक्त भी आएगा, आप यंगस्टर हैं, कोचिंग कोर्सेज आपने भी किए हुए बिल्कुल लेवल 2 हैं, मैंने लेवल भी टू कोर्स किया हुआ है, जी कोच हाँ। तो आप भी हैं, तो जी आगे मौका मिलेगा, सिर्फ लेवल टू कोर्स करके हेड कोच बन सकता है पाकिस्तान में आज, तो आप वो तो उम्मीद तो रखें। रिक्वायरमेंट तो आ चुकी है ना ऑब्वियसली, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस के बगैर भी आप जा सकते हैं, और फिर कह दिया जाए कि जी जो जब वो हाँ हाँ, खेलते थे नहीं तो वो अच्छी, नहीं एक्सपीरियंस है। अच्छी बात है। करियर आप बना सकते हैं ना, आपका लेवल बिल्कुल टू आप हैं, आसिफ भाई। इंग्लैंड में आपका एक्सपीरियंस है, अमेरिका में आप, मुझे पता है आप खेलते रहे हैं, और भी जगह भी आप खेले, तो आपके लिए, आप जैसे यंग लोग जो, जिनको खेल का पता है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपका भी रास्ता बनेगा, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है आसिफ भाई, इसीलिए तो हर वक्त कोशिश यही रहती है, और आप लोगों को फॉलो करते रहते हैं, आपके सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसीलिए शायद आज जो जहाँ पहुंचे, तो आप लोगों की बड़ा हाथ है हम नहीं लोगों के सर, ऊपर। आपको अल्लाह और तरक्की दे, ईमानदारी थैंक से अपना काम करें, अल्लाह तरक्की दे आप। थैंक यू सर सो मच इजाजत, आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह हाफिज, आई होप कि जो व्यूवर्स हमारे अल्लाह देख रहे हो ये हाफिज। शो, उनको भी बहुत इंजॉय होगा और बड़ी चीज़ें मिलेंगी आसिफ खान साहब से, और जिस तरह से उन्होंने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं यूनुस खान के बारे में, मुश्ताक अहमद के बारे में, फिर जो आईसीसी के बारे में कि जो रूमर्स चल रही हैं कि चेयरमैन साहब को वहाँ पर दोबारा एज अ चेयरमैन साहब अपॉइंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, प्लस श्रीलंका ने एशिया कप के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है 2020 में, जो पाकिस्तान में सितंबर में होना ठीक, था, वो सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपने खुद देखी व्यूवर्स, और आसिफ भाई इन द एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कभी टाइम हुआ तो फिर ज़रूर आपको कैच करेंगे, जिस तरह जरूर से आज मैंने आपको कैच किया है। जरूर, अब मैं घर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल आसिफ भाई, टेक केयर, अपना ख्याल रखें आसिफ भाई। ओके, अल्लाह हाफिज, तो वेबर ये थे अल्लाह आसिफ हाफिज। खान हमारे साथ, और जिस तरह से अपने बारे में सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की, आई होप कि आप सबको काफ़ी हद तक चीज़ें पता क्लियर हो चुकी होंगी, यूनुस खान का क्या रोल होगा, मुश्ताक अहमद का क्या रोल होगा, मिसबाह उल हक किस तरह से यूनुस खान को कैरी आउट करेंगे, फिर वकार यूनुस वहाँ मौजूद है तो वो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यूनुस खान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है एज अ कोच, वो फर्स्ट टाइम किसी इस सर्किट में वो जाएंगे, न्यूजीलैंड के लिए यूपीएल के लिए तो उन्होंने किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इतनी टीम के लिए कोचिंग करना वो एक बड़ी बात है। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आते रहें, और अपने होस्ट ताहिर खान को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह।